दोस्तों, नौकरियों में आरक्षण पर शुरू हुआ बांग्लादेशी आंदोलन अब अपने चरम पर जा पहुंचा है। प्रदर्शनकारियों ने ढाका के पीएम हाउस में घुसकर लूटपाट करने लग गए हैं। इसकी तुलना 2 साल पहले श्रीलंका के कोलंबो में आए राजनीतिक भूचाल से हो रही है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। बीते 3 से 4 सालों भारत के कई पड़ोसी देश कट्टर इस्लामिक देशों में बदलते दिखे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि एक तरह से भारत की स्थिति इजराइल जैसी हो सकती है। इससे दक्षिण एशियाई देशों के गठबंधन पर भी असर पड़ेगा। फिलहाल बांग्लादेश के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव में जिस तरह से सत्ता बदली है, उससे ये डर बढ़ा है कि भारत के अधिकतर पड़ोसी या तो कट्टरपंथी हो जाएंगे या भारत विरोधी सेंटिमेंट वाले। आइए आज के इस वीडियो में इसके बारे में जानते हैं। चलिए सबसे पहले भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानते हैं। दोस्तों, भारत को 7 देशों के साथ अपनी जमीनी सीमाएं साझा करता है। वो है बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, चीन, नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। वहीं मालदीव और श्रीलंका जल सीमा वाले मुल्क हैं। फिलहाल भूटान के अलावा बाकी सारे देश कट्टरपंथ की तरफ हैं, जो हिंदू बहुल भारत से कश्मीर या किसी और मसले पर नाराज दिख रहे हैं। चीन में धर्म को लेकर आग्रह नहीं, लेकिन उसके साथ भी भारत का सीमा विवाद जारी है। दोस्तों, आइए सबसे पहले बांग्लादेश के बिगड़ते हालात के बारे में जानते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ शेख हसीना सरकार गिरने के बाद भारत विरोधी माहौल है। ये माहौल पहले भी था, जब भारत के उत्पादों का बहिष्कार करने की बात की जा रही थी। दरअसल हसीना सरकार के भारत से अच्छे रिश्ते रहे हैं, लेकिन विरोधी दावा करते थे कि हसीना सरकार को दोबारा सत्ता में लाने के लिए भारत ने चुनाव पर असर डाला है। वहीं बांग्लादेश में एंटी हिंदू माहौल भी रहा, जो अब खुलकर दिख रहे हैं। हाल में भारत बांग्लादेश के बीच तीस्ता समझौते की बात हो रही थी। चीन की भी इसमें दिलचस्पी रही। हसीना ने महीना भर पहले ही एक के बाद एक दोनों देशों को विजिट कर इस मामले पर बात की थी। अब हसीना का जाना चीन के लिए फायदेमंद हो सकता है, वहीं भारत के लिए मुश्किल ला सकता है। चलिए तो अब भारत के पड़ोसी देश मालदीव के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, मोहम्मद मुइज्जू जब से मालदीव के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तब से रिश्तों में तनाव बढ़ता गया है। उन्होंने आते ही इंडिया आउट कैंपेन शुरू कर दिया था, जिसके तहत भारतीय सैनिकों को देश से हटाया गया। मुइज्जू प्रो चाइना रहे हैं। चूंकि भारत और चीन के रिश्ते उतने अच्छे नहीं हैं, इसलिए भारत से उसके उखड़ने की वजह समझ आती है। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के मुताबिक मालदीव का अर्दू शहर इस्लामिक चरमपंथियों का गढ़ बना हुआ है। ये आईएसआईएस को सपोर्ट करता है। हाल में भारतीय सीमाओं पर बढ़ रही आतंकी गतिविधियों में भी कहीं न कहीं इस्लामिक स्टेट का हाथ माना जा रहा है। ये सारी कड़ियां एक तस्वीर बनाती हैं। चलिए तो अब श्रीलंका के बारे में जानते हैं। दोस्तों, श्रीलंका में भी लगभग 2 साल पहले राजनीतिक अस्थिरता आई थी, जिससे राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा था। बदहाली में जीता ये देश ऊपर तक चीन के कर्ज में डूबा हुआ है। बदले में चीन उन बंदरगाहों पर कब्जा कर रहा है जो भारत के करीब हैं या जहां से भारत पर नजर रखना आसान है। ये भी अपने आप में खतरे की स्थिति है। वहीं नेपाल की बात करें तो नेपाल का हालत और भी खराब है। साल 2008 में राजशाही जाने के बाद से ही यहाँ राजनीतिक अस्थिरता रही है। 16 सालों में यहाँ कई बार पीएम बदल चुके हैं। पिछले महीने ही केपी शर्मा ओली ने सत्ता संभाली। ओली के पिछले कार्यकाल के दौरान दोनों देशों के संबंध बिगड़ने लगे थे। नेपाल ने ऐसे नक्शे जारी किए जिसमें भारत के कई हिस्से थे। 2020 में ओली ने ये भी क्लेम कर दिया कि भारत ने भगवान राम को छीन लिया है, जबकि असल अयोध्या तो नेपाल में है। बाद में हालांकि वहां की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस पर स्पष्टीकरण भी दिया था। ये सारी बातें चुनौती साबित हो सकती हैं। वहीं अगर अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान में ठीक 3 साल पहले तालिबान सत्ता में आ गया। ये इस्लामी कट्टरपंथी संगठन है, जिसकी मौजूदगी का असर केवल उस देश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भारत पर भी पड़ा। उनके आने से पहले अशरफ गनी की सरकार के समय भारत और अफगान के अच्छे रिश्ते थे। अब दोनों देशों के रिश्ते लगभग खत्म हो चुके हैं। ज्यादातर देशों ने तालिबान को मान्यता भी नहीं दी, जिसमें भारत भी एक है। चलिए तो अब हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, दिन ब दिन पाकिस्तान में लगातार भारत विरोधी माहौल बढ़ता जा रहा है। इमरान खान के दौर में दोनों देशों के बीच संबंध कुछ ठीक होते दिखे थे, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के बाद खान के सत्ता से बेदखल होते ही शहबाज शरीफ पीएम बने। इसके बाद से हालात वहीं के वहीं हैं। इसी सोमवार को वहां पर यौम-ए-इस्तेहसाल यानी उत्पीड़न दिवस मनाया गया। बता दें कि 4 साल पहले 5 अगस्त को कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा हटा दिया गया था। पाकिस्तान इसके विरोध में उत्पीड़न दिवस मनाता है। इन बातों से पाकिस्तान की कट्टरता और भारत विरोधी रवैये की झलक मिल जाती है। आइए तो भारत के एक और पड़ोसी देश म्यांमार के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, म्यांमार में रोहिंग्या शरणार्थियों का मुद्दा 2017 से चला आ रहा है, लेकिन अब वहां भी सिविल वॉर की स्थिति बनती दिख रही है। विद्रोही सेनाओं ने म्यांमार के उत्तरी क्षेत्र के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया है।
दरअसल 3 साल पहले म्यांमार आर्मी ने चुनी हुई सरकार को गिरा सत्ता पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद कई विद्रोही गुट बन गए जो सेना के खिलाफ हैं, लेकिन वे भी लोकतंत्र नहीं बल्कि सत्ता हड़पना चाहते हैं। इस आपसी खींचतान से विस्थापन चल रहा है। बड़ी संख्या में लोग सीमा पार करके भारत भी आ रहे हैं। यहाँ तक कि भारत को म्यांमार से सटी अपनी सीमाओं पर निगरानी बढ़ानी पड़ी। माना तो ये तक जा रहा है कि मणिपुर में कुकी और मैतेई संघर्ष म्यांमार से आए घुसपैठियों की देन है। फिलहाल भारत की तुलना करें तो ये स्थिति इजरायल जैसी है। ये यहूदी देश 13 मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है, जिनमें से ज्यादातर उसके कट्टर विरोधी रहे। इनमें मिस्र, इराक, अल्जीरिया, कुवैत, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, सूडान और लीबिया मुख्य हैं। वे कई बार इजरायल पर सीधा हमला बोल चुके हैं। फिलहाल हमास और इजरायल युद्ध में भी ये देश हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, आपने भारत के पड़ोसी देशों के भी बिगड़ते हालात के बारे में जान गए होंगे। आपको बता दें कि भारत के आसपास इस अस्थिरता का असर अब सार्क पर भी होगा। आपको तो मालूम ही होगा, सार्क दक्षिण एशियाई देशों का गुट है, जिसमें कुल 8 देश हैं: बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका। साउथ एशिया में मजबूती के मकसद से बने ये गुट में फिलहाल भारत ही आर्थिक और राजनीतिक तौर पर स्थिर है। भूटान स्थिर है लेकिन छोटा देश है। ऐसे में सार्क अब धीरे धीरे बिखरता हुआ नजर आ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ठीक 10 साल पहले काठमांडू में सार्क की आखिरी बैठक हुई थी, जबकि ये समिट हर 2 साल पर होने की बात हुई थी। साल 2022 में इस्लामाबाद में समिट होने की बात हुई थी, लेकिन उरी टेरर अटैक के खिलाफ गुस्सा दिखाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी के सम्मेलन के बहिष्कार के बाद बाकी सारे देशों ने भी अपना नाम वापस ले लिया था। हाल में बांग्लादेश के अंतरिम पीएम मोहम्मद यूनुस ने सार्क को दोबारा जिंदा करने की बात की है, लेकिन पड़ोसी देशों में लगातार अस्थिरता को देखते हुए लगता है कि आने वाले दिनों में भी सार्क किसी बड़े गुट की तरह नहीं उभर सकेगा, जबकि पहले इसके हिस्से कई बड़े फैसले रह चुके हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।